जीएस हिंदी की टीम की ओर से आपका स्वागत है। एडिटोरियल सीरीज में आज 24 मई 2017 के एडिटोरियल। आज के हिंदू में जीएसटी पर एक आर्टिकल है जिसमें जीएसटी का एनालिसिस किया गया है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। इसके अलावा एक दूसरा आर्टिकल है इंडिया अफ्रीका समिट पर, इंडिया अफ्रीका रिलेशन पर, कि उनके रिलेशन कैसे प्रगाढ़ हो सकते हैं, क्या क्या एरिया है जहां उनको एंगेजमेंट करना है, दैट इज कॉन्टिनेंटल टाइज। ये दो मेन आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक फॉरगॉटन कॉक्स इन द व्हील्स ऑफ जस्टिस, ये कुछ नहीं जुडिशरी के इंटरनल मैटर्स पे है। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसके कुछ जो काम के बिंदु हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह है आर्टिकल असम के चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं एक छोटी सी बात इलीगल माइग्रेशन पर कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी की सहायता से कैसे उन्होंने इलीगल माइग्रेशन को चेक किया है। इसके अलावा जो है वो एयर इंडिया पर है। यह इश्यू हमारे इतना काम का नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरुआत करते हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशन पर, कॉन्टिनेंटल टाइज। ये न्यूज में क्यों है? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपनी वार्षिक जनरल मीटिंग इंडिया में ऑर्गेनाइज करने वाला है इसी महीने, इसीलिए इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन है, इस पर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। हम शुरुआत करेंगे पहले हिस्टोरिक टाइज को लेते हुए, हिस्टोरिकली हमारा रिलेशन क्या रहा है और हम कैसे उसमें सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में बस केवल जो न्यू इश्यूज है जहां हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर बात की गई है। हिंदू के साथ साथ आज इंडिया अफ्रीका रिलेशन पर आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है और दैनिक ट्रिब्यून में भी आया है। हमने उनके पॉइंट्स भी इसमें समावेश करने की कोशिश की है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भारत अफ्रीका रिलेशन कॉलोनियल टाइम से अगर हम देखें तो गांधी के प्रिज्म से देख सकते हैं। गांधी हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी थे इंडिया अफ्रीका रिलेशन में, और उसके बाद 1950s के बाद इंडिया अफ्रीका रिलेशन हम नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, जिसमें नेहरू की जो नाम पॉलिसी थी उसमें अफ्रीका का बहुत बड़ा योगदान था। सेकंड फेज 1970 से लेकर 1990s है, उसमें भारत दक्षिणी एशिया के मामलों में भी उलझा रहा और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इनवर्ड लुकिंग थी, इसलिए हम अफ्रीका को नेग्लेक्ट करते रहे। थर्ड फेज जो थी 1990 ऑनवर्ड्स, ये भारत सरकार के प्रयासों के स्वरूप नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट के कारण इंडिया अफ्रीका पास में आए। यहाँ इंडियन कंपनीज ने अफ्रीका इंडिया रिलेशन का मोमेंटम बनाए रखा और इन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट या निवेश किया। उसके बाद जो चौथी फेज है वो चालू होती है 2008 के बाद, जब पहली बार इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी। यह समिट 3 बार हो चुकी है और इसी इंडिया अफ्रीका समिट के बाद भारत ने अफ्रीका का पोटेंशियल समझा और इस ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अगर हम अफ्रीका और भारत के संबंध में बात करें, अफ्रीका की जो 54 जो देश हैं उनकी पॉपुलेशन अराउंड 1 बिलियन के आसपास है। जीडीपी 2.6 ट्रिलियन हो जाएगी 2020 तक। और अगर हम भारत और अफ्रीका की कंबाइंड पॉपुलेशन की बात करें तो वो अराउंड 2.2 बिलियन, मींस एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। इसके अलावा अफ्रीका और इंडिया की पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है, तो आने वाले समय में ये काफी मोमेंटम गियर कर सकती है और ये आने वाले समय में इकोनॉमी के लिए बहुत लाभदायक होगी अगर हम इनका सही तरह से कौशल विकास करें। और अगर हम इंडिया और अफ्रीका की कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो अराउंड $3 ट्रिलियन है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में वो अराउंड है $35 बिलियन। और इसके अलावा भारत के अलावा और भी देश यहाँ इन्वॉल्व हैं, उसमें महत्वपूर्ण है चाइना। अफ्रीका फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। इसके अलावा अफ्रीका एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर का फूड बास्केट है, इसलिए सभी सदस्य विश्व के देश अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें भारत का जो कंपटीशन, मेनली जो कंपटीशन हो रहा है वो चाइना के साथ है। इसी संदर्भ में इंडिया ने अपनी नई पॉलिसी भी डिवाइस कर रहा है, जिसमें वो खुद अकेले नहीं बल्कि यूएस और जापान जैसे लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं जिनका मकसद
कॉलोनियलिज्म नहीं है, वो भी उनके भारत के साथ सहयोग करके अफ्रीका में अपना निवेश कर रहे हैं। अगर हम भारत की स्ट्रेटजी देखें अफ्रीका में, तो भारत की स्ट्रेटजी केवल किसी एक सदस्य या एक देश के साथ नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करने की बात रही है। इसी में आपको देखा होगा, भारत ने एक एडुसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया था अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, उनकी टेली एजुकेशन के लिए। इसके अलावा भारत अफ्रीका का जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं उनके साथ भी अपना एंगेजमेंट करके रख रहा है। इसके अलावा भारत की जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है इप्सा एम्प्रिक्स, ये भी एक बड़ा सहयोग दे रही है भारत की अफ्रीका नीति को ढालने में। इसके अलावा इन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के अलावा भारत बायलैटरल इन्वेस्टमेंट भी फोकस कर रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि भारत की हाल ही प्रधानमंत्री की विजिट जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में है वो इसी संदर्भ में थी, ताकि हम मल्टीलेटरल के साथ साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को भी आगे बढ़ा सकें, बायलैटरल एंगेजमेंट को भी आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा भारत का बहुत प्रवासी भारतीय वहां है, भारत उनके संदर्भ में जी, और वो भारत के लिए एक एसेट है, उनको इन्वॉल्व करते हुए भारत अफ्रीका रिलेशन, अफ्रीका संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। और भारत का जो एंगेजमेंट जो रहा है अफ्रीका के साथ, वो रहा है लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करते हुए, क्योंकि भारत हाई टेक्नोलॉजी में अभी अग्रणी नहीं है। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भारत उसका एक्सपोर्ट करता रहा है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम में यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व है। इसके अलावा अफ्रीका कंट्रीज रिच नहीं है, वो हाई कॉस्ट हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल है, उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, परंतु भारत लीडर है जेनरिक्स में, जो अफोर्डेबल भी हैं और अफ्रीका के रिक्वायरमेंट को भी बल्क में पूरी कर सकते हैं। तो भारत इन जेनरिक मेडिसिन का सप्लायर रहा है। इसके अलावा भारत को जो एक चीज अन्य देशों से अलग करती है, जब ये एड देता है, जब ये सहयोग देता है, तो उसमें कोई भी कंडीशनलिटीज अटैच नहीं रहती है। और इसके अपोज में अगर हम चाइना की बात करें, वो काफी सारी कंडीशनलिटीज अपोज करता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट वहां करेगा भी तो उसी के जो नागरिक होगी वो वहां जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं, परंतु भारत के केस में ऐसा नहीं है। और इसी संबंधों को भारत ने आगे बढ़ाते हुए 2015 की जो अफ्रीका समिट थी उसमें $10 बिलियन का एक्सपोर्ट क्रेडिट देने की बात कही गई थी और $600 मिलियन ग्रांट दिया था। यद्यपि चाइना और अन्य देशों के मुकाबले कम है, परंतु भारत की कैपेसिटी को देखते हुए यह बहुत ज्यादा था। इस आर्टिकल में जो अन्य एरिया जिनको एक्सप्लोर करने की बात कही गई है वो कही गई है मैरीटाइम आउटरीच। भारत अफ्रीका एक आर्क ऑफ प्रोस्पेरिटी है और भारत अपने सागरमाला का यूज करते हुए इस आर्क ऑफ प्रोस्पेरिटी को ब्लू इकोनॉमी के साथ मर्ज करते हुए अफ्रीका में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है और अफ्रीका में अपनी इकोनॉमिक टाइज बढ़ा सकता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज ट्रॉपिक्स में सिचुएटेड हैं, तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हुए जो इसका सोलर अलायंस है, इसका बहुत बड़ा पार्ट अफ्रीकन कंट्रीज से ऊर्जा उत्पन्न करवाने में यूज कर सकता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में बात की गई है, हम अब ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में जा रहे हैं, जिसमें जापान भारत के साथ सहयोग करते हुए अफ्रीका के डेवलपमेंट में और उनके खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी ज्यादा सहयोग निभा सकता है। इसके अलावा जो 5 हाई प्रायोरिटी एरियाज है जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने बात कही है, उसमें भी भारत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, भारत में बहुत सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं और फ्यूचर में अफ्रीका फ्यूचर फूड बास्केट होगा और इसी संदर्भ में भारतीय कंपनियां भी वहां इन्वेस्ट करेगी एग्रीकल्चर लैंड्स पे। भारत एग्रीकल्चर सर्विस में अफ्रीका को सहयोग प्रदान कर सकता है, वहां रिसर्च सेटअप कर सकता है और वहां से भी अपने खाद्यान्न के उत्पादन कर सकता है। इसी संदर्भ में आपको पता होगा कि भारत में जो दलहन की कमी है वो अफ्रीका से भी वो इंपोर्ट करके मीट कर रहा है। इसी संदर्भ में भारत अफ्रीकन देशों में जमीन में कॉन्ट्रैक्ट करके दलहन की खेती भी करवा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेन एरिया रहा है। अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज अल्प विकसित देश हैं और उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है जॉब के साथ साथ विकास, और इस जॉब के साथ साथ विकास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। भारत इन मैन्युफैक्चरिंग के
लगाने में उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि अफ्रीका रॉ मटेरियल्स में भरपूर है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग वहाँ सेटअप होगी तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है प्रोडक्ट्स की वो कम होगी, और इसके अलावा वहाँ के लोगों को जॉब भी मिलेगी, और भारत इस मामले में इसको सहयोग कर सकता है। इसके अलावा भारत आईटी सेक्टर में बहुत अग्रणी रहा है, और अफ्रीकन देश क्योंकि विकासशील हैं और अब विकसितता की ओर कदम उठा रहे हैं, तो नेचुरली वहां पे लो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स है गवर्नेंस के, लाइक करप्शन और डिले होना सर्विसेज का, वो सब समस्या हैं। और इस संदर्भ में ई गवर्नेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और भारत ई गवर्नेंस में अग्रणी रहा है, और इस संदर्भ में वो अफ्रीका की मदद कर सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर और फार्मा भी हैं जिसमें भारत मदद करता रहा है, परंतु उसमें भी आगे विकास की और काफी ज्यादा संभावना है। इस संदर्भ में भारत अफ्रीका रिलेशन में जो चैलेंज हो सकते हैं, पहला चैलेंज हो सकता है कंपटीशन। भारत अकेला देश नहीं है जो अफ्रीका में इन्वॉल्व है, इसके अलावा चाइना, यूएस, जापान, यूरोपियन नेशन, अन्य देश भी हैं जिनके साथ भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो एक और इश्यू अभी न्यूज में रहा है वो है नस्ली जो अटैक हो रहे हैं, रेशियल अटैक्स जो हो रहे हैं भारत में, वो अफ्रीका में एक नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। इसकी वजह से भारत के प्रति, भारतीय प्रोजेक्ट्स के प्रति वहां विरोध हो रहा है। भारत को इस फिनोमिना को चेक करना होगा। इसके अलावा जो एक और समस्या है पायरेसी की, भारत और अफ्रीका फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, परंतु वो समुद्र के माध्यम से कनेक्टेड है, और वेस्ट इंडियन ओशन में पायरेसी की बहुत समस्या है। इसके लिए भारत और अफ्रीका, भारत और अन्य देश हैं, उनको एक मल्टीलेटरल फोरम सेटअप करना होगा ताकि इस पायरेसी को चेक किया जा सके। इसके अलावा अफ्रीका में जो एक मेजर कंसर्न आ रहा है लोकल कंसर्न है, वहां के लोगों के लिए रोजगार, और वहां के लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं वो ड्रेन ऑफ वेल्थ, अपने उनके देशों से वेल्थ को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो भारत को जो प्रोजेक्ट्स वहां लगाए जा रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले, यह इमेज सेटअप करनी होगी कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, और इन प्रोजेक्ट्स का उन लोकल नागरिकों और उन देश को फायदा होगा। क्वेश्चन जो यूपीएससी में बन सकता है वो बन सकता है, इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट हैव बिग पोटेंशियल, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ कन्वर्जेंस and at the same time elaborate challenge that India must overcome to engage with this continent। भारत और अफ्रीका के संबंध जो है उनको आगे ले जाने की बहुत ज्यादा संभाव्यता है, परंतु कुछ चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना होगा, वो बताइए। और इसके अलावा जो कन्वर्जेंस एरिया है जिनमें एक दोनों को एक दूसरे का सहयोग है, उन पर भी चर्चा कीजिए। इस आर्टिकल में आपको इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वो आपको सोचने होंगे। आर्टिकल्स आपका आपको एक व्यू पॉइंट देता है जहां से आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स मिल सकते हैं। आर्टिकल का मतलब यह नहीं है कि आपको उस रिलेशन और उस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानकारी हो जाए। इसलिए जब आप हिंदू पढ़ो या एडिटोरियल पढ़ो, तो उसमें जो आपको काम की चीजें वो निकालनी होती है। हमने जो अभी डिस्कस किया है वो बस केवल कुछ कुछ जो पॉइंट हमारे काम के थे वो डिस्कस किए हैं, और बाकी सब पॉइंट्स हमने अन्य न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हैं। तो आप जब एडिटोरियल पढ़ो तो आपका मकसद ये नहीं है कि मुझे बस एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल के साथ साथ आपको उसके बारे में, पूरे टॉपिक के बारे में जानना है। आइए अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी। जीएसटी पास हो चुका है। पीटी में जो जीएसटी पर क्वेश्चन पूछ सकता है वो एक तो पूछ सकता है कौन सा ये संशोधन है और कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया है, और इसके अलावा जो पूछ सकता है आरएनआर, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे। मेंस में जो क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में वो आपसे इसका एनालिसिस करवाएगा कि जीएसटी जो अभी पास हुआ है उसकी क्या संभाव्यता है, इकोनॉमी को क्या फायदा हो सकता है, और क्या क्या अप्रेंशन है जिसको हमें ओवरकम करना होगा, और क्या और कदम लिए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में हम जीएसटी का एनालिसिस करेंगे। जीएसटी जो टैक्स है विश्व के अराउंड 160 देशों में लागू हो चुका है, परंतु यूएसए में ये अभी भी नहीं है। और जीएसटी भारत में इसकी बात 20 साल से चल रही है, परंतु हम 2016 में पहली बार सक्सेसफुल हुए हैं कि जिसमें हमने सेंटर और स्टेट्स के जो कंसर्न थे उनको फुलफिल करते हुए जीएसटी बिल पास करवाया है। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है इंडिया के फेडरल रिलेशन में, जिसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ना होकर हमारा एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को दर्शाता है।
यह जीएसटी टैक्स प्रोडक्शन से कंजम्पशन की ओर टैक्स है और यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मोर कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करता है। इस जीएसटी के जो फायदे हैं वो फायदे ये हैं कि यह क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिवली कवर करता है तो पर कैपिटा जो टैक्स इंसिडेंस है वो कम होगा। इससे हर प्रति व्यक्ति को टैक्स का जो भार है वो कम महसूस होगा। इसके अलावा जीएसटी में इंटरलॉकिंग इंसेंटिव है। इंटरलॉकिंग इंसेंटिव मीन्स अगर इस फेज में 3 या 4 जगह आपको टैक्स देना है तो हर व्यक्ति टैक्स देगा, परंतु वो उसको वापस क्रेडिट उपलब्ध करवा लेगा अगर उस पे टैक्स लग रहा है तो। जैसे हम अभी रिटर्न भरते हैं, हमारा इनकम टैक्स में टीडीएस कटता है, परंतु हम अगर ये प्रूव कर देते हैं कि हमारा ये इनकम टैक्स है, जो इसी इनकम टैक्स के जो प्रोविजन उसी दायरों में रहते हुए हम इनकम टैक्स के चुकाने के हकदार नहीं है, तो हम इनकम टैक्स रिटर्न से वो वापस क्रेडिट ले लेते हैं। इसी तरह इस जीएसटी में भी वो क्रेडिट उपलब्ध होगा। तो इसलिए अगर कोई भी एक इसमें डिफॉल्ट करता है तो उसका मतलब है कि पूरी जो चेन है उसमें किसी को लाभ नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण जो इस आर्टिकल में दिया है वो दिया है जॉइंट लायबिलिटी फॉर्म से। ग्रामीण बैंक का जो जॉइंट लायबिलिटी लैंडिंग मैकेनिज्म है माइक्रो फाइनेंस में, उसमें यह है कि जब बैंक लोन देती है किसी ग्रुप को, तो वो ग्रुप में अगर कोई भी एक भी व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो वो पूरे ग्रुप को लोन नहीं देती है। तो इसमें एक पीयर प्रेशर काम करता है जिसकी वजह से बैंकों का जो क्रेडिट मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से पूरा पैसा आ रहा है, वो पीयर प्रेशर की वजह से आ रहा है। इस जीएसटी में भी ये पीयर प्रेशर काम करेगा और ये टैक्स कंप्लायंस बढ़ाएगा। इसके अलावा एमएसएमई जिसमें हमारे 51 मिलियन जो एमएसएमईज हैं और जो जीडीपी में हमारे 45% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें 450 मिलियन लोग लगे हुए हैं। यह जीएसटी एक सिंपल सिस्टम का निर्माण करेगा और बहुत सारे टैक्सों को अपने अंदर सब्ज्यूम करेगा, जिसकी वजह से एमएसएमईज के अंदर जो प्रोसीजरल और सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी और एमएसएमईज को वो आगे बढ़ाने में काम करेगा। अगर वो एमएसएमईज को बढ़ाएगा तो हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बढ़ेगा और वो समावेशी विकास में सहायक होगा। इसके अलावा जीएसटी में एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म होने की वजह से यह एक गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिस्टिंक्शन है इकोनॉमी में उसको नलिफाई करता है। अगर वो उसको एक ही एम्बिट में लाता है, अगर वो एक ही एम्बिट में लाता है तो यह लिटिगेशन जो कॉस्ट है गुड्स की उसको भी कम करेगा। अगर हम थीमेटिक रूप से देखें तो जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को कम करेगा। यह फ्री फ्लो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसको बड़ा आसान करेगा। कॉमन मार्केट, वन इंडिया वन टैक्स की धारणा है उसको बढ़ाएगा। ओवरऑल मार्केट की जो बिजनेस एफिशिएंसी है, दक्षता, उसको बढ़ाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय उद्योगों का एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा। ये टैक्स बेस को लोअर करेगा। इसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस उसमें भी मदद करेगा ताकि सर्विसेज को ज्यादा एडवांटेज ना हो और भारत में ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। परंतु इसके साथ साथ जीएसटी की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना होगा। जीएसटी में 5 टैक्स रेट दिए गए हैं, 0, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके साथ साथ सेस भी है कुछ आइटम्स पर, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन बहुत बढ़ गया है। इस क्लासिफिकेशन की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है और ये विवेकाधिकार भी देते हैं टैक्स अधिकारियों को। इसकी वजह से लिटिगेशन की संभावनाएं बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि क्या साड़ी एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है या साड़ी एक मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो क्या है, इसमें भी कई लिटिगेशन पहले फाइल हो चुके हैं। तो ये लिटिगेशन की संभावना है जीएसटी में, जिसको हमें ओवरकम करना होगा। इसके अलावा मल्टीपल टैक्स रेट की वजह से मिस डिक्लेरेशन हो सकता है गुड्स का, और बिजनेस जो है गुड्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये भी एक समस्या है। मल्टीपल रेट जो है वो पॉलिटिकली तो अट्रैक्टिव है, परंतु आइटम्स जो पुअर के द्वारा कंज्यूम होंगे वो कम रेट पे हैं, परंतु जो लग्जरी आइटम है वो हाई रेट पे है। परंतु ये क्लासिफिकेशन खुद अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए परफ्यूम हेयर ऑयल
बिहार में तो वो एक लग्जरी आइटम हो सकता है, पर वो तमिलनाडु में नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो मल्टीपल रेट है, मल्टीपल टैक्स हैं, वो एक बुरा प्रभाव डालती है। इसके अलावा मल्टीपल टैक्स होने की वजह से ऑडिटिंग टैक्स है, जो कंप्लायंस कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा एक और समस्या जो है, जीएसटी में अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भी जीएसटी के एम्बिट में नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट दिया गया था कि ये इन्फ्लेशन को चेक करेगा। इन्फ्लेशन को चेक करने का मतलब यह था कि कास्केडिंग इफेक्ट को कम करेगा। परंतु जीएसटी में जब आप टैक्स दे रहे हो, जब आप टैक्स और डिफरेंट चेन में हर कोई टैक्स दे रहा है, तो इसमें कहा गया कि आपने जो टैक्स पे टैक्स दिया है उसको वापस क्लेम कर सकते हो, पर उस क्लेम को करने में टाइम लगेगा। इस क्लेम को क्लेम करने में टाइम लगेगा तो कैश फ्लो जो है कंपनी का वो ब्लॉक हो जाएगा। इसकी वजह से कॉस्ट राइज हो सकती है। इसके अलावा यह इन्फ्लेशन पे भी प्रभाव डाल सकता है। इसके लिए चाहिए कि जीएसटी को कुछ कुछ अपने सुधार लाने पड़ेंगे। इसके लिए 3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की। द रेट्स ऑफ 6 कंटेंशियस जो गुड्स हैं, उन पर अभी भी हमें निर्णय लेना है, उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। इसके अलावा जो आईटी सिस्टम है उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस किया जाए और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस दोनों की ट्रेनिंग भी सुनिश्चित की जाए। और बिजनेसेस जो हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपने सॉफ्टवेयर को जीएसटी नेटवर्क के मुताबिक अलाइन करें। इतना ही। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी एनालिसिस पे पूछेगा और जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ बिंदु आएंगे आगे वाले आर्टिकल में। वैसे हमने कोशिश की है कि इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें रखे हैं, पर आगे अगर कोई आपका जीएसटी का आर्टिकल आता है तो आपको यहाँ उस आर्टिकल में से कुछ पॉइंट्स यहाँ डालने हैं, ना कि आपको पूरा जीएसटी का होल व्यू पॉइंट वो देगा। इसके अलावा एक और जो आर्टिकल आया है, लोअर कोर्ट जो है उसमें जो एम्प्लॉइज हैं उनकी समस्या पर आए हैं, जिसमें जजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर हैं उनको घरेलू कामों के लिए उपयोग में लेते हैं। इसी को प्रशांत भूषण ने उजागर किया है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जो एक जुडिशियरी की जो कमियां हैं उसको दर्शाता है। यूपीएससी आपको इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, परंतु एक होलिस्टिक क्वेश्चन पूछेगा जुडिशरी में क्या कमियां हैं, उसमें आपको इस पॉइंट को लिखना है। और सक्सेसफुल लॉ कमीशन ने भी कहा है कि ये एम्प्लॉय रिफॉर्म होने चाहिए। आपको इस आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। यूपीएससी जो क्वेश्चन जिस तरह का पूछ सकता है वो पूछ सकता है। जुडिशरी फर्स्ट सेट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर टू बिकम चैंपियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज। इसमें आप ये डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इसमें जो एम्प्लॉइज की समस्या है उसको भी उजागर करते हो। इसके अलावा जो अभी हाई कोर्ट जज का जो केस चल रहा है उसको भी उजागर कर सकते हो। हम फिर कल वापस हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।